वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बीएससी फर्स्ट ईयर की हमारी मैट्रिक्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी और मैट्रिक्स वाली बुक में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट जो चैप्टर था हमारा इन्वर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने इन्वर्स पे भी बात कर ली थी। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं उस पर बात की थी। और लास्ट जो हमारी क्लासेस थी वो हमारी वेक्टर अलजेब्रा में चल रही थी, यानी सदिश बीजगणित, जिसमें हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स का क्या होता है और एल आई वेक्टर्स कौन से होते हैं, एल डी वेक्टर्स कौन से होते हैं। और आज जो हमारी क्लास है उसमें हम रो रैंक और कॉलम रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। मतलब किसी मैट्रिक्स की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति ज्ञात करना हम सीखेंगे, कैसे इसको फाइंड करते हैं। पहले जो हमने बात की थी वो मैट्रिक्स की रैंक था कि एक मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है उसका ऑर्डर m×n है, चाहे n×n है, चाहे वो वर्ग मैट्रिक्स है चाहे वो दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों के केसेस में हमने उसका रैंक फाइंड करना सीखा था। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो रो रैंक पंक्ति जाति और कॉलम रैंक की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसका रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मान लेते हैं, वो मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है, उसके एलिमेंट AIG की फॉर्म में अगर हम लें और उसका ऑर्डर m×n लें, तो मैट्रिक्स की जितनी भी उसमें रोज होंगी, मतलब अगर पंक्ति में n अवयव हैं, n अवयव या एलिमेंट्स बोल लें हम, किसकी एक रो में कितने हैं, n एलिमेंट हैं, तो वो n सदिश होंगे। एक टाइप से सदिशों में लेना है इसको। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 2 या 3 जो भी उसका ऑर्डर होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग वही उसकी पंक्ति सदिश या उसके स्तंभ सदिश होंगे, वो ये सदिशों में लेना है। क्यों? क्योंकि हम जो रैंक फाइंड करना सीखेंगे वो हमने जो लास्ट क्लास में वेक्टर अलजेब्रा में बात की थी, सदिश बीजगणित LI वेक्टर्स, उस मेथड से ही हम इसको फाइंड करना सीखेंगे। तो इस सदिशों की फॉर्म में हमें लेना है। अब अगर हम बात करते हैं कि होता क्या है रो रैंक या पंक्ति जाति। रो रैंक क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ LI रो वेक्टर्स बोलो यहाँ पे, LI रो वेक्टर्स इज कॉल्ड रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए ही ले लीजिए, तो उसमें मैक्सिमम अधिकतम जितने भी LI पंक्ति सदिश होंगे, अधिकतम LI हमने पढ़ा हुआ है पहले कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। एक बार मैं रिपीट कर दूंगी कि LI और LD क्या होते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर होंगे पंक्ति सदिशों के, कैसे LI पंक्ति सदिश होंगे, वही जो होगा उसका पंक्ति जाति बन जाएगा। कि किसी मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ LI वेक्टर्स, LI रो वेक्टर्स इज कॉल्ड रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। या इन शॉर्ट मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि रो रैंक इज इक्वल टू ए की रो रैंक। अगर मैट्रिक्स ए लेते हैं हम, तो ए की रो रैंक इज इक्वल टू ए की अधिकतम LI पंक्ति सदिश। पंक्ति सदिश की संख्या लिख दो यहाँ पे। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होंगे LI पंक्ति सदिश। ये तो एक डेफिनेशन है कि क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स की अगर आपने रो रैंक या पंक्ति जाति निकालनी है तो उस मैट्रिक्स की अधिकतम जितनी भी LI पंक्ति सदिश होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, रो रैंक। अब ये LI पंक्ति सदिश कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि LI वेक्टर्स कौन से होते हैं और LD वेक्टर्स कौन से होते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास हमने इस पर की थी, LI वेक्टर्स LD वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि LI वेक्टर्स कौन से थे। ये तो क्या था हमारा, किसी वेक्टर्स का, अगर ये तो था लीनियर कॉम्बिनेशन,
एक घात संचय वो एक वेक्टर के ही क्या आएगा, इक्वल आएगा, जहाँ पे ये स्केलर होते थे और ये वेक्टर्स होते थे। ये तो था लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं कि एल आई वेक्टर्स कौन से थे। एल आई वेक्टर वो थे जिसमें अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारे कोई वेक्टर्स हैं, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल में जीरो है, इक्वल में जीरो है, और ये a1 a2 a3 जितने भी हैं ये वेक्टर्स, ये सॉरी स्केलर्स हैं जो ये हमारे, अगर ये सभी जीरो हैं, सभी जीरो या शून्य ले लें हम यहाँ पे, तो ये वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाते थे, एल आई वेक्टर्स कहलाते थे। ये तो थे एल आई वेक्टर्स। अब बात करते हैं एल डी वेक्टर्स कौन से थे। सेम कंडीशन, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आता है तो इनमें से कोई एक अगर नॉन जीरो मिल जाता है, इसमें तो क्या कंडीशन है कि सारे के सारे जीरो होने चाहिए, जबकि इसमें क्या कंडीशन है कि कोई एक, जितने भी वेक्टर्स का ये कॉम्बिनेशन है उनमें से कोई एक अगर नॉन जीरो आ जाता है तो ये आपके वेक्टर्स जो होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये क्या कहलाएंगे, एल डी वेक्टर्स। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया है कि एल आई वेक्टर्स और एल डी वेक्टर्स क्या होते हैं। अब एक बात और करते हैं कि यहाँ पे ये एल आई वेक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। अब अगर हम पंक्ति की केस में बात करें कि अगर मान के चलते हैं कि मैट्रिक्स के पास पंक्ति है R1 R2 R3, 3 पंक्तियाँ हैं इसकी। अब ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्ति सदिश की फॉर्म में लेनी है हमने, तो R1 R2 R3 ये कब एल आई या एल डी बन जाएंगी, इसका केस देखिए आप। जैसे हमने यहाँ पे R1 और R2 प्लस R3 किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, ये जस्ट एग्जाम्पल है एक। और अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, इन पंक्ति सदिशों को हमने ऐड किया या कुछ भी कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाती है, तो ये R1 R2 R3 जो है ये एल आई वेक्टर्स कहलाएंगे। अब इसको समझिए आप कि ये एल आई क्यों बने। ये जो हमने R1 R2 और R3 लिया और इसका तीनों का ऐड किया, अब ये एक टाइप से लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैं अगर 2 ले लूँ तो R1 प्लस 2 R2 प्लस R3 ये एक लीनियर, ये वेक्टर्स हैं R1 R2 R3। जैसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारे क्या थे, वेक्टर्स। सेम कंडीशन R1 R2 R3 हमारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं, और ये हमारे स्केलर हैं 1 2 और 1। अब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, इट मीन्स ये वेक्टर्स कैसे हैं, एल आई हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आई है, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसी हैं, ये इनमें से तीनों की तीनों ही कैसी हैं, नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं। मतलब अगर ये तीनों जीरो होंगी तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मतलब अगर मैं ये लिख दूं, उसी केस में इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है, इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है, तो ये वेक्टर्स जो होंगे तब ये वेक्टर्स होंगे एल आई। ये दोनों एक ही कंडीशंस हैं कि अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है मतलब ये वेक्टर्स कैसे हैं, एल आई है। मतलब जब तक ये जीरो नहीं होंगे इन तीनों की वैल्यू, तब तक इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। तो सेम ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा इसमें इसको अलग वे में लिया हुआ है कि यहाँ पे तो क्या था कि सभी शून्य हों तभी ये एल आई होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब जब तक ये तीनों जीरो नहीं होंगे इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, तो ये एल आई वेक्टर्स होंगे। और अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो वेक्टर्स लिए हैं इनको अगर हम ऐड करें, माइनस करें, और अगर ये जीरो आ जाता है तब ये वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, एल डी कहलाते हैं। एल डी क्यों कहलाए, क्योंकि यहाँ पे ये स्केलर्स हैं, देखो दोनों तीनों ही कैसे हैं, नॉन जीरो, फिर भी इसकी वैल्यू क्या आ गई है, लीनियर कॉम्बिनेशन की जीरो के इक्वल आ गई है, मतलब ये वेक्टर्स कैसे हैं, एल डी वेक्टर्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की रो रैंक की वैल्यू क्या होगी कि उस मैट्रिक्स की जितने भी पंक्ति सदिश होंगे उसकी मैक्सिमम अधिकतम एल आई पंक्ति सदिश जो होंगी वही उसकी क्या होंगी, रो रैंक होंगी। अब अगर तीन का केस लेते हैं हम, यहाँ पे तीनों रो लिए हुए हमने, अगर तीनों की वैल्यू इक्वल में जीरो आ जाती हैं तो ये वेक्टर्स कैसे बन गए,
LD बन गए, मतलब LD बन गए तो इसकी रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या है, LI पंक्ति सदिश लेने हैं हमने, ना कि LD। तो LI के लिए देखना है, अगर तीनों हो जाते हैं तो 3 हो जाएगी रैंक, अगर 2 होते हैं तो 2 हो जाएगी। वो जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या ये प्रोसीजर है करने का। तो ये तो थी रो रैंक। अब सेम कंडीशन होती है कॉलम रैंक। कॉलम रैंक या स्तंभ जाति। कॉलम रैंक के केस में भी सेम कंडीशन लिखी जाएगी कि ए में मैक्सिमम LI स्तंभ सदिश आ जाएंगे। बस इस बार मैक्सिमम LI स्तंभ सदिश की संख्या, अधिकतम या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, LI कॉलम वेक्टर्स इन A, अगर A हमारी मैट्रिक्स है। तो दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, कॉलम रैंक और रो रैंक। अब अगर किसी मैट्रिक्स की रो रैंक इक्वल आ जाए उसकी कॉलम रैंक के, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, पंक्ति जाति और स्तंभ जाति की वैल्यू अगर सेम है, सेम का मतलब दोनों की वैल्यू एक कॉमन नंबर आ रही है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक भी वही कॉमन नंबर होगा। कोई कॉमन नंबर अगर मिल जाता है तो वो मैट्रिक्स की रैंक के बराबर होगा। मतलब अगर इसकी ए की पंक्ति जाति भी 3 आ गई और स्तंभ जाति भी 3 आ जाती है, या रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों की वैल्यू 3 आ गई, तो उस मैट्रिक्स की रैंक भी क्या होगी, 3 होगी। और अगर ये 2 आती हैं तो सेम वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 3 और ये 2, उस केस में ये फॉलो नहीं होगा। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो रैंक भी वही होगी। तो ये है मैट्रिक्स की रो रैंक और कॉलम रैंक निकालने का प्रोसीजर। अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से ही एक्चुअल में समझ आएगा आपको कि कैसे इसको हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए देखिए, कोई एक मैट्रिक्स ली हमने A, 1 2 3 2 3 4 0 2 2, ये हमारी कोई एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के लिए हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रो रैंक एंड कॉलम रैंक। पहले तो देखिए इसमें रोज कितनी है, 3 रोज है, और कॉलम भी कितने हैं, 3 ही है। मतलब पंक्ति सदिश भी 3 है और स्तंभ सदिश भी 3 है। अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। ये R1 मान लो, इसको पहला पंक्ति सदिश ये आ गया। जैसे हमने लास्ट वेक्टर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था वेक्टर्स का, अब ये भी एक वेक्टर की फॉर्म बन चुकी है। ये वेक्टर्स ट्रिपलेट के फॉर्म में आ चुके हैं, और ये दूसरा वेक्टर है हमारा और ये तीसरा। जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे उसमें अल्फा 1 जो था हमारा 0 1 2 इस टाइप में थे हमारे वेक्टर्स। बस यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, ये रोज आ चुकी हैं, और कॉलम के लिए हम इनको क्या नाम देंगे, C1 C2 C3। तो पहले रो की ही बात करते हैं एक बार, रो रैंक कैसे फाइंड करना है। तो ये 3 वेक्टर्स मिल चुके हैं आपको, R1 R2 और R3। अब आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, मतलब R1 R2 R3 को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 बनाना है, मतलब 0 0 0 वेक्टर बनाना है। अगर तो ये 0 0 0 बन जाता है तब तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, LD। और अगर ये नहीं बनता तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे, LI, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब पहले ये 2 वेक्टर्स देखते हैं हम। इन दोनों वेक्टर्स को देखिए आप, R1 और R2। अगर आपको क्या करना क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लाना है, मतलब ये वैल्यूज 0 0 0 बनानी है। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, R2 माइनस 2R1 अगर हम करते हैं, R2 माइनस 2R1, तो क्या मिलेगा आपको, R2 की वैल्यू 2 3 4 माइनस, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 और 6, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 1 और माइनस का 2। ये वैल्यू आई है R2 माइनस 2R1। ये भी हमने 2 वेक्टर्स लिए हैं, R1 और R2।
चेकिंग हमने तीनों के लिए करनी है कि अगर पहले तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं कि वो जो R1 R2 R3 है कि वो LI है या LD है। अगर तो वो LI मिल जाते हैं तो वहीं हमारा क्वेश्चन खत्म, हमें रो रैंक मिल जाएगी कि इसकी रैंक कितनी है, 3 है। तो 2 के लिए भी किया, अभी 3 के लिए देखिए क्या करें कि इसकी वैल्यू है 0 -1 और 2। अब तीसरे का अगर हम यूज़ करते हैं, तीसरा वेक्टर है 0 2 और 2, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, इसमें ऐड R3 में, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए कहाँ तक जाता है, R3 + 2 R2 - 2 R1। अब देखिए आप क्या बनेगा यहाँ पे, R3 की वैल्यू क्या है 0 2 2 प्लस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गई। अब इसमें इसको ऐड कर दो तो ये आ गया 0 और ये आएगा 0, नेक्स्ट आएगी वैल्यू -2, मतलब ये 0 वेक्टर्स के बराबर नहीं है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर नहीं मिला। क्यों, 2 तो 0 हो गए लेकिन तीसरा 0 नहीं हुआ। इट मीन्स हमने जब तीनों वेक्टर्स का यूज़ किया, आपको कुछ भी इन वेक्टर्स की पोजीशन देखते हुए गुना करना है कि किससे गुना करें कि ये तीनों के तीनों क्या बन जाए, 0। तो हमने ट्राई की, पहले हमने एक 0 बना लिया, फिर हमारा दूसरा भी 0 बन गया, लेकिन तीसरा 0 नहीं बन रहा है। इट मीन्स ये 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। तो ये R1 R2 R3 कैसे सदिश हैं, LI सदिश हैं। LI सदिश है, मतलब यहाँ पे रो रैंक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसकी रो रैंक क्या आ गई, 3 आ गई। अगर ये 0 आ जाता तो ये LD बन जाते, और जैसे ये LD बन जाते तो फिर हम जो दो वेक्टर्स पे काम करते, इन दोनों पे या इन दोनों पे, इनकी चेकिंग करते भी क्या ये LD है या LI, फिर उसकी रैंक उसके अकॉर्डिंग हमें मिलती। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लीजिए कि नॉट इक्वल टू 0 आया है, मतलब जब तक ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये वैल्यू कितनी है 1 है, ये कितनी है 2, और ये -4 बनेगी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, R3 + 2R1 - 4R1, मतलब जब तक ये तीनों 0 नहीं होते, ये और ये, तब तक ये 0 नहीं आ सकता। तो यही तो डेफिनेशन थी। LI सदिश कौन से होते हैं, जब सारे के सारे क्या हों, 0 हों। मतलब ये दोनों डेफिनेशंस एक जैसी हैं, या तो सभी शून्य हों तब LI होंगे, या तीनों नॉन जीरो हैं फिर ये नॉन जीरो हो तो भी ये क्या होंगे, LI होंगे। तो ये भी एक LI वेक्टर्स की डेफिनेशन है कि जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ही इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब ये वेक्टर्स भी क्या कहलाएंगे, LI वेक्टर्स कहलाएंगे। तो रो रैंक यहाँ पे हमें मिल गई, कितनी मिली, 3 मिली। क्यों, क्योंकि LI वेक्टर्स पता चल गए मैक्सिमम कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि हमने तीनों को लिया था, R1 R2 और R3 को। तो इसकी रो रैंक हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब बात करते हैं कॉलम रैंक की। मैट्रिक्स वही है, इस बार हमें स्तंभ जाति ज्ञात करनी है। ये देखिए, अब C1 C2 C3 ले लेते हैं, 3 सदिश मिल गए इस बार। क्या आएगा पहला सदिश, 1 2 0, नेक्स्ट है 2 3 2, थर्ड है 3 4 और 2। ये 3 सदिश है इस बार आपके पास। अब इन तीनों सदिशों के केस में क्या करना है हमें, वही सेम कंडीशन कि आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 0 0 बनाना है। अगर तो ये 0 0 0 बन जाता है तो वेक्टर्स LD हो जाएंगे, फिर हम 2 2 को लेंगे, 3 की जगह 2 2 को लेंगे। लेकिन फिलहाल 3 पे ही काम करते हैं कि क्या ये 0 0 बनते हैं या नहीं। तो पहले इन दोनों को देखिए आप, C1 और C2 को। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो C2 - 2C1 करते हैं, C2 - 2C1, यानी इसको किया 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 और 0, और इसमें से माइनस करना है तो क्या आएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, और ये आ जाएगा 2 वापस। ये आ गया C2 - 2C1। अभी हमने सिर्फ 2 ही वेक्टर्स लिए हैं, अब हम एक तीसरे वेक्टर्स का और यूज़ करेंगे C3 का। तो या तो आप इसको देखिए सीधा करें कि यहाँ पे ये वैल्यू 3 है। अब अगर इन दोनों को आप इकट्ठा लेते हैं
तो पहली वैल्यू जो 0 है वो भी हमारी 0 नहीं रहेगी अगर हम कुछ भी ऐड करके इसमें जोड़ते हैं। तो हम लोग पहले इन दोनों को ले लेते हैं, C1 और C3 को, C1 और C3। यहाँ पे क्या है 1 2 0, यहाँ पे क्या है 3 4 2। तो पहले क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस, तो C3 माइनस 3C1 किया। फिर हम इन दोनों का यूज़ कर लेंगे, वेक्टर्स तो तीनों लेने हैं, जैसे मर्जी लें हम, C1 C2 C3 ले लेंगे तीनों। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0, इसमें से जब इसको माइनस करोगे 0, और यहाँ पे 2 3 जाए 6 हो जाएगा, और इसमें से माइनस किया तो माइनस का 2, और फिर क्या आएगा आपके पास, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें रखा तो 2 आ गया। अब इन दोनों को देखिए, अब इजी हो गया। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे क्या था, यहाँ 3 था, तो लेने को तो इसको भी ले सकते थे साथ में यहीं पे, लेकिन फिर ये वाली टर्म जो थी ये हमारी 0 नहीं रहेगी, हमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बनाने हैं 0। तो यहाँ पे अब इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखिए कि ये एलिमेंट हमने 0 बनाना है, तो इसको आप कर दो 2 से गुना, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास, C3 माइनस 3C1 प्लस 2C2 माइनस 2C1। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहली वैल्यू तो 0 ही आएगी, दूसरी यहाँ पे 2 से गुना किया तो ये -2 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा। इसमें से जब इसको ऐड करोगे तो ये 0, और यहाँ पे क्या बना 8, 8 में से 2, 8 में 2 जोड़ा तो 10 आ जाएगा, मतलब ये 0 0 0 नहीं आ रहा, 0 0 0 ये नहीं आ रहा। हमने ऐड करवाया इस बार, ऐड की जगह एक मिनट, -2 और -2 ये तो 4 हो जाएंगे, प्लस करवाने की जगह माइनस करवाना है यहाँ पे आपको, सॉरी बाय मिस्टेक माइनस करवाना है। तो ये आपकी वैल्यू जो होगी ये तो 0 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी 8, एक मिनट सॉरी, ये 8 है, और 8 ये इसमें से जाएगा तो माइनस का 6 बनेगा। तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स, अब इसको सोल्व कर लो पहले, ये C3 और ये माइनस का 3C1 और ये प्लस का 4, यानी प्लस का C1 और माइनस का 2C2, इसकी जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 0 0 आ रही है। इनका C1 C2 C3 का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब C1 C2 C3 कैसे सदिश हैं, Li सदिश हैं। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ चुका है। Li सदिश हैं, मतलब यहाँ पे कॉलम रैंक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि तीनों का जब हमने यूज़ किया तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं, Li मैक्सिमम देखना है ना हमने, तो मैक्सिमम देखा 3 की वैल्यू भी क्या आ गई, Li वेक्टर्स है तीनों की तीनों नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो कॉलम रैंक भी क्या मिलेगी 3। तो इस मैट्रिक्स के लिए हमने पहले रो रैंक निकाली, क्या आई, वो भी 3 आई थी, और फिर हमने कॉलम रैंक निकाली तो वो भी क्या आई 3 आई। यहाँ पे क्वेश्चन ईजी रहा, क्यों रहा, क्योंकि यहीं पे ये वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो आपको Li सदिश डायरेक्टली मिल गए। अगर ये वैल्यूज, अगर हम दूसरा केस लें कि आप मान के चलिए R1 R2 R3 का ऐड करवाते या माइनस करवाते, कुछ भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते, अगर ये 0 0 0 आ जाता तो ये वेक्टर्स कैसे बन जाते, LD वेक्टर्स बन जाते, और ये LD वेक्टर्स बन जाते तो फिर हम इसकी रो रैंक जो थी वो 3 नहीं बोल सकते थे, फिर वो 3 नहीं आएगी। जैसे हमने रैंक के केस में किया था कि आप रैंक निकालते थे तो आप क्या करते थे, मैट्रिक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल पहली उपसारणिक देखते थे कि नॉट इक्वल टू 0 आती है 0, जैसे ही वो नॉट इक्वल टू 0 होती थी तो क्वेश्चन खत्म हो जाता था वहीं पे कि रैंक मिल जाती थी हमें। लेकिन अगर वो उसकी जितनी भी उपसारणिक होती थी वो अगर सारी 0 आ जाती थी, फिर हमें आगे का प्रोसीजर करना पड़ता था, दो वाली या उससे भी कम वाली मैट्रिक्स की जाँच करनी पड़ती थी कि क्या वो 0 आती हैं या नहीं आती। सेम कंडीशन यहाँ है कि अगर ये पहले ही नॉट इक्वल टू 0 मिल जाता है, ये मिल गया जैसे नॉट इक्वल टू 0, तो ये वेक्टर्स कैसे बन जाएंगे, Li वेक्टर्स बन जाएंगे। Li बनते ही आपको रैंक मिल जाएगी, रो रैंक कितनी है 3 आ गई। तो एक बार इसको एग्जांपल को फिर से देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए क्या था कि ये मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर क्या था 3 × 3, मतलब 3 ही रो थी 3 ही कॉलम थी, तो इसका रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों अलग अलग फाइंड करने थे। तो अलग अलग हमने फाइंड किए, पहले 3 सदिश मिल गए, ये आपको R1 R2 और R3।
जैसे हमने लास्ट क्लास में सारा किया था लीनियर कॉम्बिनेशन LI वेक्टर्स LD वेक्टर्स, वही प्रोसीजर है सारा यहाँ पे, बस ये जो रोज और कॉलम वेक्टर की फॉर्म में हमें लेने हैं। तो पहले हमने ये 2 वेक्टर्स लिए, इनके साथ तीसरे को कंबाइन करवाया, इसको 2 से गुना करके R3 के साथ जोड़ा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये वेक्टर्स कैसे बन गए, LI वेक्टर्स बन गए। LI क्यों बने कि जब तक ये खुद 0 नहीं होंगे, ये वैल्यूज जब तक खुद 0 नहीं होगी तब तक ये वैल्यू हमें 0 नहीं मिलेगी। मतलब ये वेक्टर्स कैसे हैं, LI। तो यहाँ पे आपकी रो रैंक कितनी आ गई, 3। और सेम ही केस कॉलम रैंक की बात करते हैं अगर हम, तो कॉलम रैंक की भी हमने तीनों कॉलम्स को लिया, तो तीनों कॉलम्स का जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया तो ये वैल्यूज कैसी आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। एक वैल्यू नॉन जीरो है ये आपकी, अगर ये भी 0 हो जाती तो क्वेश्चन फिर आगे LD सदिश बन जाते हैं। तो ये 0 आ रही है, मतलब ये कैसे हैं, LI वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे स्तंभ जाते भी कितनी आ गई, 3, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। रो भी 3, रो रैंक भी 3 और कॉलम रैंक भी 3। मतलब इस मैट्रिक्स की अगर रैंक की भी हम बात करें तो इसकी रैंक भी क्या आएगी, 3 ही आएगी, क्योंकि रो रैंक और कॉलम रैंक अगर सेम है तो रैंक भी उसकी कॉमन वैल्यू के बराबर होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी काफ़ी एग्जाम्पल्स बाकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।